है ना, हम्म। ये मतलब कि मैम ये कहाँ से आया है ये? मेरा व्यू हाँ, तो नोबल फैमिली से है, तो अबेसियस कहाँ से है मैम? या उसके बारे में ही अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो अबेसियस हम लोग ने देखा, सॉरी मीरा भी हम लोग ने देखा, ही वाज फ्रॉम नोबल फैमिली बट स्टिल ही वाज सपोर्टिंग नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट की है। अब हम मिराबियो के अबेसियस के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए, अबेसियस ही वाज ओरिजिनली अ प्रीस्ट। ये तो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं बट स्टिल he was helping third state. He has wrote an influential pamphlet called What is Third State? के अबेसियस खुद फर्स्ट ही वॉज अ प्रीस्ट बोलेगा तो चर्च से रिलेटेड पर्सन, एंड दैट इज इनटू फर्स्ट कैटेगरी से वो आते हैं बट स्टिल दे वाज सपोर्टिंग नेशनल असेंबली। उन्होंने लिखा था व्हाट इज नेशनल असेंबली के ऊपर ऐसा पूरा एक पैम्पलेट लिखा था। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil। कि अभी नेशनल असेंबली हम लोग ने देखा, उन्होंने वो टेनिस कोर्ट में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बिकॉज उनको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका डिमांड क्या है? दोनों में से कोई एक फटाक से बोलो, वो कौन से डिमांड के लिए वहां पे फाइट कर रहे हैं टेनिस कोर्ट में? मिस राइट टू वोट। राइट टू वोट, या वो तो है बरोबर, राइट टू वोट। एट द सेम टाइम उनका डिमांड ये है कि जो किंग का पावर है दैट शुड बी डिवाइडेड। वो सिर्फ मैम अकेला किंग मतलब के कि पास राइट टू सबको वोट तो किंग नहीं, पावर राइट टू देना है। वोट सी बच्चा, राइट टू वोट क्या था पता है? वो उनको मिला नहीं था, इसके लिए वो वहां से गुस्से से चले गए थे। एंड फिर दे डिसाइडेड कि हम अपना खुद का नेशनल असेंबली बनाएंगे। और उसमें एक डिमांड, मेजर डिमांड क्या है कि जो किंग का पावर है दैट शुड नॉट बी अ सोलो पावर, इट शुड बी डिवाइडेड। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ड्राफ्ट करना है वैसा। सो नाउ दे आर एट द टेनिस कोर्ट, राइट? वो लोग अपने नेशनल असेंबली में है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बिजी है। बट एट द सेम टाइम द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ विद टर्मोइल। कि जो बाकी का कंट्री है, फ्रांस पूरा कंट्री, वो टर्मोइल में था। सीथ विद टर्मोइल इज इट वाज इन डेंजर, या इट हैज वर्स्ट कंडीशन। तो वो वर्स्ट कंडीशन क्या थी हम लोग देखेंगे। अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। के विंटर आ गया था एंड उसके वजह से अच्छा खासा हार्वेस्ट नहीं हुआ था। सो अगर अच्छा खासा हार्वेस्ट नहीं होता है तो डिमांड बढ़ती, मतलब डिमांड तो नॉर्मल होती है बट प्रोडक्शन कम होता है। सो दैट इज वाई प्रॉब्लम होता है। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। के जो नॉर्मल लोगों का ब्रेड खाना था उसका प्राइस बढ़ गया। Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shop. At the same time, the king, अभी यहाँ तक देखते हैं हम लोग। तो अभी क्या हो गया कि जो बेकर्स थे ना वो इस चीज का एडवांटेज लेते थे। एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जब वुमेन्स बेचारे खड़े थे कि अभी हमारा चांस आएगा, अभी हम लोग ब्रेड लेंगे, बट फिर लास्ट में उनको नहीं देते थे वैसे। सो तो नाउ द वुमेन वर आल्सो एंग्री कि भाई हमको हमारा जो नॉर्मल बेसिक फूड है ब्रेड, वो भी हम लोग को मिल नहीं रहा है वैसे। सो नाउ यहाँ पे नेशनल असेंबली बिजी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कि जो बाकी के लोग हैं फ्रांस के वो प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि वापस अगेन क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग ने देखा था वो जब नेचुरल आपका फूड बेसिक डिमांड इज इन एंडेंजर्ड, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक फूड, जो बेसिक फूड प्रॉपर्टी मैंने जो बोला था लास्ट टाइम, बेसिक कपड़ा मकान जो नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं? जब वो एंडेंजर्ड होता है, जब वो स्कैर्सिटी में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं ध्यान दे रहे हो ना आप लोग लेक्चर में? क्या बोलते हो उसको? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। भूल गए लास्ट लेक्चर में किया था, व्हेन द बेसिक मीन्स आर एंडेंजर्ड। मैंने ये आपको क्वेश्चन भी पूछा था होमवर्क में। इफ सी दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग, अगर आप लोग क्वेश्चन सिर्फ छापने के लिए लिख रहे हो या तो सिर्फ सबमिट करने के लिए लिख रहे हो तो that won't be accepted. When I'm asking you something in homework, it is a important question and that is why I'm asking you. ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, अगर आपने होमवर्क किया है तो आपको ये पता होना चाहिए ना।
सिर्फ लिखने के लिए लिखा क्या होमवर्क दोनों ने? आंसर मी। No, ma'am. फिर क्यों भूल जा रहे हो आप लोग? ध्यान दो बच्चा लोग, प्लीज डोंट डू दैट। डोंट ट्राई मेकिंग मी अ स्ट्रिक्ट टीचर। मैं ना बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, फन वे में पढ़ाती हूँ, बट व्हेन I don't get response, I'll become a strict teacher and I don't like that. So please don't make me do that. ठीक है? At the same time, the king ordered troops to move into Paris. अभी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था फ्लैशबैक जैसा, मैंने बताया था कि ये चैप्टर कैसा है, पूरा फ्लैशबैक जैसा है। हम लोग ने सिर्फ इतना देखा था कि लोग आके जो उसका फोर्ट था, किंग का फोर्ट था, उसको लोग ये कर रहे थे, तोड़ रहे थे, उनके ब्रिक्स बेच रहे थे, याद आया? इतना हम लोग ने देखा था। बट लोगों को किंग के लिए इतना गुस्सा, या किंग को लोगों के लिए इतना गुस्सा क्यों था, वो अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग ने सिर्फ उतना देखा था, उस टाइम पे किंग ने ट्रूप्स को भेज दिया था एंड लोगों को क्या लगा कि ये हमको मारने के लिए आ रहे हैं, दैट इज व्हाई दे ऑल्सो गेट इनटू दैट फाइट। बट अभी यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि किंग ने क्यों भेजा था लोगों को। At the same time, King ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. But यहाँ पे see again ये पूरा ना मिसकम्युनिकेशन वाला सीन है। किंग ने क्यों भेजा था लोगों को पेरिस में कि भाई ऐसा सारा सिचुएशन आ रहा है एंड पीपल आर इन एंगर, सो you just go there and control the situation. इसके लिए किंग ने वहां पे लोगों को भेजा था। बट किंग ने क्या गलती किया था, किंग ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तो लोगों को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था एंड उसके ऊपर किंग ने जब ट्रूप्स भेजे तो पीपल वर लाइक कि ये हम लोग को मारने के लिए ट्रूप्स भेजा है एंड दैट इज व्हाई दे वर एजिटेटेड। उनको गुस्सा आया था एंड उन्होंने बस्टाइल फोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में, राइट? Yes, ma'am. बरोबर। Yes, ma'am. अभी हम लोग आगे का देखते हैं। इन द कंट्री साइड यू मस्ट स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ मेनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अभी आप लोग अगर देखोगे ना तो ये पूरा मिसकम्युनिकेशन होता रहता है। पहले यहाँ पे जब किंग ने ट्रूप्स को भेजा तो लोगों को मिसकम्युनिकेशन हो गया कि हम लोग को मारने के लिए भेज रहे एंड लोग वापस गुस्से में आ गए। अभी यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे सिर्फ ऐसी रूमर्स मतलब अफवाह फैली थी। क्या अफवाह फैली थी? कि जो लॉर्ड ऑफ मेनर है, मेनर मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है जिसके पास मतलब एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड लैंड्स एंड इज मेंशन, मतलब बेसिकली जिसके पास लैंड्स होते हैं, जो ओनर होता है, लैंडलॉर्ड होता है, उसको मेनर बोलते हैं। तो अभी क्या अफवाह फैली थी कि जो मेनर है उन्होंने विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिगेंड्स भेजे हैं। ब्रिगेंड्स मतलब क्या, यू कैन से के द वन हु डिस्ट्रॉयज बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। तो ब्रिगेंड्स को भेजा था टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। ये अफवाह फैली थी कि मेनर ने विलेजर्स के राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिगेंड्स भेजे थे। अभी वापस लोगों को गुस्सा आया कि हमारे क्रॉप्स हमने इतने मेहनत से उगाए, उसको कोई कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो नाउ दे वर इन एंगर, caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacks Chatix। तो अभी उनको भी गुस्सा आया कि भाई ये हमारे फील्ड में आके हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम ही जाते हैं और चैटिक्स again it is a French word, so maybe the pronunciation can be wrong, but चैटिक्स क्या होता है? it is basically castle, कि जो किंग का कैसल होता है, जो महल होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम इनके चैटिक्स को डिस्ट्रॉय कर दे। बोलो मैम सीज्ड होल्स और पिच्ड फॉक्स यानी पिचफोर्क्स और सीज्ड होल मतलब क्या? सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होल्स एंड पिचफोर्क्स मतलब दे वर वेरी एंग्री ना, तो दे डिसाइडेड कि हम ये कर देंगे, उनके महल को तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। एट द सेम टाइम सीज्ड होल्स मतलब आप ऐसा ले सकते हो मीनिंग के हाउ डू आई एक्सप्लेन, मतलब मैम एक हो मालूम है मेरे को, सीज्ड हो क्या होता है नहीं मालूम। पिचफोर्क्स का पूछ रहे हो आप? मैम हो लिखा है ना, हो हाँ सीज्ड होस, होस मालूम है पर सीज्ड होस क्या होता है नहीं मालूम।
ओके ओके, सी पिचफोर्क्स मतलब क्या होता है? पिचफोर्क्स मतलब वो एक फार्म का टूल होता है जिससे आप मेटल ऐसे, मतलब एक बेसिकली एक एग्रीकल्चर टूल है, फार्म टूल आप बोल सकते हो। उसका बड़ा हैंडल होता है and जिससे आप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अभी होज मतलब क्या होता है? होज आपने बोला आपको पता है क्या है, तो व्हाट इज होज, आप बता सकते हो? होस मतलब कि मैम अगर और हमें फार्मिंग करना है तो हम हो यूज कर को उस लैंड के सॉइल को फर्टाइल करके वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। या तो सीज्ड होल मतलब क्या? सीज मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देना, या तो आप बोल सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय सीज्ड, ऐसा खींचना बोल सकते हो। टू टेक होल्ड, कैसे ग्रैब करना बोल सकते हो वैसा। तो होल्स को मतलब उनको डिस्ट्रॉय करना था एंड वो इंस्ट्रूमेंट से वो लोग चैटेक्स मतलब क्या, उनके महल को डिस्ट्रॉय करने चले गए। समझा यहाँ तक? अभी यहाँ पे भी ऐसा ही कि हुआ, मैं देखो अब तक ये मेनर आए नहीं थे डिस्ट्रॉय करने को इनके फार्म्स, बट ये लोग ही पहले चले गए कैसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इट वाज ऑल अबाउट मिसकम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था इनके वजह से, एंड सिर्फ ह्यूमर्स आ रहे थे और ये लोग डर के मारे अटैक कर रहे थे, ऐसा सीन था। मैम दे लूटेड। मतलब ये मेनर लोग अब कैसल के ही वहां से आए हैं क्या? नहीं नहीं, मेनर्स आर पर्सन जो रॉयल मतलब जिनके लैंड्स होते हैं ना, वो लैंड लॉर्ड्स। तो ऐसी अफवाह फैली थी कि जो मेनर्स है, जो बड़े लोग हैं जिनके लैंड है, वो विलेजर्स के फार्म के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने आने वाले वैसा। तो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, उनको गुस्सा है ना कि हमारे क्रॉप को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो वो लोग ने चैटेक्स मतलब ये जो मेनर्स होते हैं, या तो फिर जो किंग होता है उनका जो कैसल होता है ना, और अभी मेनर में क्या दोनों आ जाएगा, नोबल मैन और लैंडलॉर्ड्स आ जाएंगे। तो चार्टेक्स भी वैसे ही होता है, किंग का होता है या तो नोबल मैन का होता है, तो वो लोग ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। समझा? ओ, ओ, Okay. They looted, hoarded grains and burned out documents containing records of manorial dues. अभी लैंडलॉर्ड्स मैंने बोला ना, मेनर मतलब क्या, लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स मतलब क्या? अभी समझो मैं एक पीसेंट हूँ, मैं एक फार्मर हूँ और मैं इनके लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे इनको मेरा प्रोडक्शन जो मैंने उगाया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, वो तो मुझे देना ही पड़ता है, बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा टैक्स पे करना पड़ता है, राइट? हम लोग ने ये मतलब लास्ट चैप्टर में देखा था। मैम मतलब कि वो लैंडलॉर्ड से वो पीसेंट उतना लैंड मांग रहा है ना नहीं, कैसा होता है, जो अपने। लैंडलॉर्ड होता है ना, वो अपनी खुद की लैंड होती है बराबर, तो वो पीसेंट्स को बुलाता है कि भाई आप मेरे लैंड में प्रोड्यूस करो, खाना आप उगाओ। और वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो बेचारे पीसेंट्स को उनको वापस दे देने का, लैंडलॉर्ड्स को। एट द सेम टाइम उनको एक पर्टिकुलर टैक्स भी उनको देना पड़ता है वैसा। ये फोटो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था ना, फर्स्ट चैप्टर में। मतलब यहाँ मैम पे फार्मर्स ये को देखो, कुछ ये भी नहीं बेचारा, मिलता। नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम था कि फार्मर्स बेचारे तो खुद मेहनत से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से उनको मिलता भी नहीं है, एंड प्लस उनको टैक्स भी देना पड़ता है उनको। ये देखो, ये फोटो में आपको दिखेगा कि ये बेचारा फ्रूट्स जो उसने उगाया वो भी लाके ये लैंडलॉर्ड को दे रहा है, एट द सेम टाइम जो मनी उसने मतलब जो टैक्स है वो भी उसको दे रहा है। समझा? ओके मैम समझा। ओके ओके, तो इसीलिए तो थर्ड स्टेट वालों को गुस्सा आ रहा था ना। और फिर उन्होंने दे टुक एजुकेशन एंड देन दे गॉट टू नो कि ये तो इनइक्वालिटी है, ये तो हमारे ऊपर इक्वालिटी है ही नहीं। एंड फिर दे डिसाइडेड कि अभी हम फाइट करेंगे, एंड दैट इज व्हेन फिर नेशनल असेंबली एंड ऑल क्रिएट हुआ वैसे। तो वो लोग ने उनके जो महल है, जो कैसल है, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। एट द सेम टाइम दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स के जो, अभी ये लोग राजा मतलब ये लोग जो लैंडलॉर्ड्स है, उन्होंने तो कैसे ग्रेन स्टोर करके रखा रहता है। तो जो सारे ग्रेन स्टोर थे वो भी सारे लूट मतलब क्या, लूटेड मतलब लूट लिया। एंड बर्नड आउट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स थे, मैनोरियोस ड्यू मतलब क्या, ये रिटर्न अग्रीमेंट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है कि भाई इसने मुझे इतना अमाउंट मतलब टैक्स पे किया और वो सब। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे भी उन्होंने गुस्से में जला दिए।
A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighbor countries. तो nobles थे वो भी बेचारे डर गए ना, हमारा कैसल भी एक तो जला दिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए, तो now they were angry. तो सारे आधे अपने घर पे चले गए, दूसरे सारे जो दूसरे कैसल्स होते हैं उसमें, and many of them तो कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में चले गए. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, पर एक Yes, डाउट था ma'am. मैम. हाँ बोलो. मैम मतलब ये नोबल्स किंग के लेवल के लोग होते हैं ना मैम, तो मतलब इनके बॉडीगार्ड नहीं होते हैं मैम, ऐसे कोई सिपाही वगैरह? नोबल्स किंग के लेवल के नहीं, उनसे थोड़ा नीचे होते हैं. ये देखो यहाँ पे नोबल्स होते हैं, नोबल्स यहाँ पे होते हैं, और किंग ऊपर, किंग का कोई कैटेगरी नहीं होता है. और क्लर्जी मतलब उस टाइम पे कैसे चर्च प्रीस्ट हो गए, फादर्स हो गए, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस था, तो वो लोग फर्स्ट स्टेट में आते थे, उनके नीचे नोबल्स आते थे. तो थोड़ा लेवल मतलब इतना बॉडीगार्ड होना, उतना सारा प्रायोरिटी नहीं था उनके पास, मतलब उतना एक्सेसिबल नहीं था उनको वैसा. ओके मैम. ओके चलो, आप लोग डाउट पूछते हो तो इट्स नाइस. आई फील लाइक यू गाइस आर लिसनिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग अच्छे से सुनोगे समझोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी देखो लास्ट पैराग्राफ. Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. अब उसको प्रॉब्लम आ रहा था लुइस 16 को अभी, बिकॉज पीपल वर एंग्री ना. लोगों ने क्या किया, महल तोड़ दिया, फार्म्स को मतलब उनके जो होर्डेड ग्रेन्स थे उसको लूट लिया, डॉक्यूमेंट्स चला दिए. तो नाउ लुइस 16 अभी वो डर गया, उसको पता था जो किंग था, नाउ ही वाज फ्राइटेंड. उनको पता था कि भाई अभी थर्ड असेंबली के लोग एकदम स्ट्रांग हो गए हैं, दे आर इन पावर, एंड दैट इज व्हाई उसने रिकॉग्निशन दिया. रिकॉग्निशन मतलब क्या, उसने यस बोल दिया. किसको यस बोल दिया? जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था वो. और वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिंसिपल था जो हम लोग ने डिसाइड किया, डिस्कस किया, कि दैट हिज पावर वुड नाउ बी डिवाइडेड. मतलब क्या, कि वो अकेला नहीं होगा कि वो उसने बोला एंड वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. अब उसका जो पावर है, द पावर ऑफ किंग वुड नाउ बी डिवाइडेड and a constitution form होगा. So this was passed. Okay, on the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system. Feudal system मतलब क्या, वही कि किंग है तो वो अकेला ही राइट्स एंजॉय करेगा. ये सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा. एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, एंड जो बेफालतू में बेचारे थर्ड स्टेट के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे थे, जो ऑब्लिगेशंस लग रहे हैं, वो सारे भी कैंसल हो गए. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. कि जो क्लर्जी थे, क्लर्जी मतलब फर्स्ट स्टेट के, उनके भी जो प्रिविलेजेस थे वो भी सारे अभी गिव अप के. अभी उनको भी हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे. हम लोग ने ऊपर देखा था कि दो टैक्स थे, एक तीज थी और एक टेल्स थे. तीज क्या थी कि वो चर्च को देनी, मतलब क्लर्जी लोग को देनी पड़ती थी. एंड टेल्स टेल्स करके था, वो क्या था कि वो स्टेट को टैक्स देना पड़ता है. तो ये सारे जो टैक्सेस थे, ये सारे जो प्रिविलेजेस थे जो क्लर्जी एंजॉय कर रहे थे, अभी वो भी कैंसिल कर दी थी. तीज वर अबॉलिश. देखो मैंने अभी जस्ट आप लोग को बोला, जो टैक्सेस थे वो अबॉलिश. अबॉलिश मतलब क्या, कैंसिल या डिस्ट्रॉय कर दिए थे. एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वेर कॉन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड मतलब क्या, ले लिया था वापस के. जो सारे चर्च, जो फर्स्ट क्लर्जी थे फर्स्ट स्टेट के, उनके पास जो सारे लैंड्स थे वो सारे वापस ले लिए गए थे. एंड एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट acquired assets worth at least 2 billion livres. लिवरीज मतलब क्या, लिवरीज हम लोग ने देखा था फ्रेंच के, जो अभी इंडिया का कैसा रुपीस होता है वैसे फ्रेंच के लिवरीज या लाइव्स आप बोल सकते हो. तो मैम ये सारा जब, एक मिनट है बच्चा, ये सारा जब हुआ तब कितना, मतलब जब चर्च के पास से लैंड ले लिया, जब सारे टैक्सेस कैंसिल कर दिए, तो टोटल 2 बिलियन लिवरीज, इतना सारा पैसा आ गया था. मतलब इतना ये लोग ने फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ने थर्ड स्टेट वालों को लूटा था. समझा यहाँ तक? अभी आप बोलो बच्चा, आप क्या पूछ रहे थे? मैम मतलब ये चर्च वगैरह तो सबका खुद का होता है ना, मतलब वहाँ पे आके इनको प्रार्थना तो करने का है, तो फिर मैम लैंड ओन बाय द चर्च मतलब कि
वो सब किसने लिया था मैम, वो लैंड हाँ, लैंड ओन बाय चर्च मतलब क्या, चर्च मतलब कैसे, जो वहाँ के प्रीस्ट हो गए, जो वहाँ के फादर्स हो गए ना, उनके जो सारे लैंड्स थे ना, बिकॉज उनको भी टैक्स जाता था ना, हम लोग ने यहाँ पे देखा तीज और ये जो दो टैक्स थे, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे, इसके लिए बाजू का मीनिंग पढ़ो बच्चा, आप लोग को समझेगा। तीज और टेल करके दो टैक्स थे। तीज मतलब क्या था कि अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, जो पीजेंट होता था, जो जितना वो प्रोड्यूस करता था उसमें से 1/10 मतलब समझो 100 रुपीज किया, तो उसमें से 10 रुपीज उसको चर्च को देना पड़ता था एज अ टैक्स। तो इतना टैक्स मतलब सबके पास से, अभी समझो कितने फार्मर्स हो गए, तो सबके पास से उतना टैक्स लिया है ना वो लोग ने, चर्च वालों ने। तो वो एक टैक्स होता है जो तीत होता है। और टेल करके जो टैक्स होता है वो क्या होता है कि स्टेट को देना पड़ता है, जो पूरा स्टेट है, जो स्टेट में वो लोग रहते हैं, उनको वो टैक्स पे करना पड़ता है वैसे। तो ये सारे जो टैक्सेस थे वो सारा भी कैंसिल कर दिया था। क्यों? बिकॉज टैक्स अगर पे करना है तो सब लोग को पे करना चाहिए ना। बट टैक्स का सिस्टम भी कैसा था कि टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट वाले पे करते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को टैक्स नहीं था। याद है ना ये चीज? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा है द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस, बट सेकंड और फर्स्ट को नहीं पे करना पड़ता था। तो ये सारा जो लॉस था वो सारा भी कैंसिल कर दिया था। एंड फिर किंग ने फाइनली डिसाइड किया कि अभी जो मेरा पावर होगा वो ठीक है, मैं अकेला नहीं संभालूंगा, एक जुडिशरी बनेगी, एक कमिटी बनेगी जिसके हेल्प से फिर होगा वैसा। समझा याद तक? Yes. ओके, चलो अभी आप लोग 2.1 देखते हैं। अभी 2.1 कैसे था सी? अभी नेशनल असेंबली के, अनम्यूट कर दो जिसका माइक चालू है। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. 1791 में वो draft complete हुआ था। अभी उसका main object क्या था? Its main object was to limit the power of monarch। जो power का, जो monarchs का power है वो limit करना, मतलब क्या, वही के उसको divide करना, वो खुद के अकेले के पास नहीं होना चाहिए। These powers instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to two different institutions, the legislative, the executive, and judiciary. This made a France a constitutional monarch. Explain figure 7 explains. तो अभी फिर कैसे डिसाइड हुआ कि जो उनका ये है पावर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये भी ऊपर किसी ये जो थे अपने 3 में से, जो रूसो, मॉन्टेस्क्यू हम लोग ने पढ़ा, उसमें से एक का आइडिया था कि द पावर शुड बी डिवाइडेड। याद है आप लोग को? यस मैम, तो इन्हें बोला था कि किंग के पावर्स डिवाइड होने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। या तो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही अभी फाइनली फिर जो लॉ था वो डिवाइड किया गया था। किसमें डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। कि अभी किंग अकेला रूल नहीं करेगा, बट किंग के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, एक जुडिशरी होगा। अभी वो कैसे होगा? मतलब तो ये सुन, ये देखो देखो, ये डायग्राम समझो तो आपको पता चलेगा। अभी देखो, अगेन द सिटीजन्स, अभी जो नॉर्मल लोग थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। अनम्यूट कर दो ना बच्चा, किसका चालू है तो। 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन क्या होता है? बेसिकली इनको राइट होता है वोट करने का। पैसिव सिटीजन कौन है? जिनको वोटिंग के राइट्स नहीं थे। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, डिफरेंशिएशन में पूछते हैं, या 1 लाइन 2 लाइन में पूछते हैं। राइट अबाउट एक्टिव सिटीजन, राइट अबाउट पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन कौन थे? जिनको राइट था वोट करने का। अभी इसमें भी कैसे था देखो, अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 बिलियन, के पूरा फ्रांस का पॉपुलेशन कितना था? 28 बिलियन का था। उसमें से एक्टिव सिटीजन कितने थे? 4 मिलियन। उनको ही राइट था वोट करने का। तो अभी पैसिव सिटीजन कौन आए? जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। और अबाउट 3 मिलियन मेन
women, children and youth below 25। तो पैसिव सिटीजन में कौन थे? वुमेन्स थे, वुमेन्स को बिल्कुल राइट नहीं था वोट करने का। चिल्ड्रंस थे एंड यूथ बिलो 25 के, जो 25 के अंडर जो सारे यूथ थे, जो यंगस्टर्स थे, उनको राइट नहीं था वोट करने का। बोलो। नहीं मैम, मतलब कि तभी जब ये सब घटना हुआ तो उसके पहले जुडिशियल और लेजिस्लेटिव नहीं था मैम। नहीं था ना बच्चा, खाली एक किंग था, किंग जो बोलता था वही होता था, सिर्फ किंग का पावर था ना। इसके लिए तो ये लोग फाइट कर रहे थे, नेशनल असेंबली बनाया कि भाई खाली किंग के पास पावर नहीं होना चाहिए वैसा। समझा? ओके मैम। ओके, अभी देखो यहाँ पे 4 मिलियन लोग थे जिनका राइट था वोट करना। अभी कैसे तक 4 मिलियन भी कैसे आ गए? अभी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन क्या है हम लोग यहाँ पे नीचे दिखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizen voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men and about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor wages were given the status of active citizen. That is, they were entitled to वोट। अभी एक्टिव सिटीजन मतलब क्या? अभी ऊपर हम लोग ने देखा एक्टिव सिटीजन को राइट था वोट करने का, पैसिव को राइट नहीं था। बट ये एक्टिव सिटीजन कौन से बेसिस पे क्रिएट किए गए थे, या कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि अगर आपके पास ये है तो आप आ सकते हो एक्टिव सिटीजन में? तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो सारे मेन थे, 25 इयर्स के ऊपर और जो टैक्स पे करते थे। अभी वो टैक्स भी कैसे पे होना चाहिए? एक लेबर होता है, उसका जो पगार होता है 3 दिन का पगार, अगर वो उस टाइम पे कर रहा है वो मैन, और वो 25 अप है, तो फिर he is eligible to be a part of active citizen and वो वोट कर सकते हैं। तो आपको समझा एक्टिव सिटीजन में कौन आते हैं? men about 25 years and who are paying taxes, but it should be equal to at least 3 days of labor's wage। कि एक लेबर का जो पगार होता है वो 3 दिन का, मतलब 3 दिन का अगर वो एक साथ ऐसा पे कर रहा है, उतना अगर उसके पास पैसा है एंड वो अगर पे कर रहा है, तो ही वो एलिजिबल है एक्टिव सिटीजन में आने के लिए। हाँ बोलो पार्थ। मैम मतलब कि आपने बोला ना, अगर एक वुमन 25 अबव है और उसने अगर नहीं टैक्स बट भरे तो क्या? नहीं बट वुमेन वर नॉट अलाउड ओनली ना बच्चा, सिर्फ मेन वर अलाउड। अभी वी हैव इक्वालिटी एंड एवरीथिंग ना, उस टाइम पे वैसा नहीं था। सो इफ there is a woman and if she is paying 3 times of taxes and if she is 25 up, but still she wasn't allowed because passive citizen में उनको गिना जाता था, active में there were only men। समझा इतना? यस मैम। Okay. The remaining man and all women were classed as passive। यहाँ पे लिखा है देखो, all women, जो सारे women थे सारे 25 प्लस जो भी हो, सारे women passive में आते थे। and जो remaining man मतलब क्या? जो 25 प्लस भी है पर जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, या 25 अब नीचे है, तो वो सारे फिर passive citizen में आ गए। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest brackets of taxpayer। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्टर बनने के लिए, यहाँ पे देखो इलेक्टर लिखा है, और नेशनल असेंबली का पर्सन बनने के लिए वो पर्सन क्या होना चाहिए? ही हैज टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। मतलब क्या? अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 4 मिलियन लोग एलिजिबल है एक्टिव सिटीजन में पार्ट लेने के लिए। अभी ये 4 मिलियन के 4 मिलियन 3 टाइम टैक्स पे कर रहे हैं बराबर। पर उसमें से कैसे होता है कि अभी जो डॉक्टर्स है तो उनके पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा टैक्स पे कर सकते, और उसी में अगर कोई बेचारा ऐसे लोअर होगा जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे अगेन इट इज कैटेगराइज कि जैसे जो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है वो फिर आगे बढ़ते थे। तो उसमें से 50,000 मेन सिलेक्ट हुए। मतलब एक मैं अगर आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो
3000 मीटर का एक रनिंग रेस है, सपोज 3000 मीटर का रनिंग रेस है, उसमें सारे बच्चों ने पार्ट लिया, सपोज 10 लोगों ने पार्ट लिया है, ठीक है, उसमें से 5 लोग जीते समझो, तो वो 5 लोग 200 मीटर्स के उसमें एलिजिबल हुए, बराबर। तो वो 5 लोग में से वापस जो जीता वो इसमें 400 के उसमें एलिजिबल होगा, वैसा। तो इसमें से भी वापस उठाया जाता है। तो जो 4 मिलियन थे उसमें से जो ज्यादा टैक्स पे करता था ना, वो इसमें जाते थे। तो 4 मिलियन में से वापस कितने कम हो गए, 50,000 कम हो गए। अभी ये 50,000 जो सारे आए, दे वर इलेक्टर्स, उनको क्या बोलते थे, इलेक्टर्स। पर वापस 50,000 में भी वैसा होता था कि जो ज्यादा टैक्स पे कर पाता था वो फिर जाता था नेशनल असेंबली में, और उसमें फिर कितने लोग आए, 745 मेंबर्स। तो एक्टिव सिटीजन का ब्रेकअप ऐसा है, 4 मिलियन पहले होता है, फिर उसमें से जो ज्यादा टैक्स पे कर पा रहे थे वो 50,000 थे, वो इलेक्टर बने। फिर 50,000 में से जो ज्यादा टैक्स पे कर पा रहे थे उसमें सिर्फ 745 लोग थे, जो फिर नेशनल असेंबली था जो थर्ड स्टेट ने बनाया था, उसका वो लोग पार्ट रहते थे। और ये सारा आता था लेजिस्लेटर के अंदर। लेजिस्लेटर के अंदर आता था नेशनल असेंबली, इलेक्टर्स। समझा यहाँ तक? मैम डाउट। Yes, miss. बोलो क्या डाउट है? मैम मतलब आपने बोला अभी एक एग्जांपल दिया था ना, 10 जनों का रेस होगा और वो 8 जन हाँ जीते, वो इलेक्टर्स में आ गए, वो 200 हाँ मीटर्स में एलिजिबल हो गए। और अगला 300 मतलब नेशनल असेंबली समझ लो, उसमें अगर इलेक्टर्स में से मतलब मैम जो जीता, मतलब अभी 2 जन जीते तो वो नेशनल असेंबली में चले जाएंगे, और बाकी सब मैम वो कहाँ जाएंगे? वो इसमें ही रह जाएंगे ना, एक्टिव सिटीजन, वापस वो नीचे में रह जाएंगे। उनको राइट तो रहेगा वोट करने का, बट फिर वो लोग इलेक्टर्स में काउंट नहीं होंगे, वैसा। नहीं मैम, मतलब वो लोग ने तो और 100 मीटर इसमें जीता है ना, और वो इलेक्टर्स भी बन गए, तो फिर नेशनल असेंबली के ढूंढने के लिए 300 मीटर का रेस हुआ तो वो लोग उसमें हार गए, तो फिर 2 ही जन इसमें मतलब कि एलिजिबल हो गए, और बाकी सब इसमें ही रह जाएंगे ना, नीचे में हाँ, जाएंगे। जो सी इट्स लाइक इफ यू आर पेइंग मोर, अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैंने आपको बताया कि जो जीतेगा वो, बट यहाँ पे जीतने वाला सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि जो ज्यादा टैक्स पे करेगा वो आगे एलिजिबल है जाने के लिए, वैसे। तो एक्टिव सिटीजन में अगर 4 मिलियन लोग हैं जो जितना टैक्स पे कर पा रहे हैं तो वो एक्टिव सिटीजन रहेगा। बट मैम अगर सपोज ये 50,000 लोग है ना, जो 4 मिलियन में से 50,000 है, वो लोग ज्यादा पे कर पा रहे थे, तो वो लोग फिर इलेक्टर्स बनते। अभी इसमें से भी कैसा होता है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखो, ये 50,000 मेन है, बराबर। अभी एक समझो 1 लाख बोल दिया कि 1 लाख का आपको टैक्स पे करना है, तो 50,000 में से है ना सिर्फ 1,0745 लोग ही पे कर पा रहे थे, समझा? तो फिर वो लोग नेशनल असेंबली में जाते हैं, और जो बाकी के बच्चे वो इलेक्टर्स में ही रहते हैं, वैसा। मतलब मैम जो सबसे ज्यादा पे करेगा उसको नेशनल असेंबली में डाल देंगे, जो नेशनल या असेंबली या से कम पे करेगा उसको इलेक्टर्स में डाल देंगे। परफेक्ट, कि जिसके पास ज्यादा पैसा था, जो ज्यादा टैक्स पे कर मतलब पा रहा मैम था, नेशनल असेंबली। एक फिक्स अमाउंट होता है क्या, अगर इस बंदे ने इससे ज्यादा पैसा दिया तो इसको नहीं इलेक्टर्स, नहीं 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 तो नहीं नेशनल। नहीं नहीं, वो टैक्स के ऊपर होता है। ये एग्जाम्पल तो सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए दिया, वैसे। बट एक बेसिक आइडिया कैसा था कि जो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है वो आगे आगे बढ़ रहा है, वैसे। समझा यहाँ तक? यस मैम, हाँ समझे। ओके। अभी लेजिस्लेचर के अंदर था नेशनल असेंबली, इलेक्टर्स। अभी नेशनल असेंबली का कंट्रोल देखो किंग पे रहता है, कि किंग, अभी किंग का अकेले का पावर नहीं रहता है, तो किंग को नेशनल असेंबली का सुनना पड़ता है। नेशनल असेंबली का कंट्रोल किंग पे रहता है, और किंग और नेशनल असेंबली का कंट्रोल मिनिस्टर्स पे भी रहता है, कि जो मिनिस्टर्स है किंग के अंडर, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों पे नेशनल असेंबली का कंट्रोल होता है। और ये दोनों आते हैं एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, देखो पूरा काम करेगा नेशनल असेंबली और इलेक्टर्स। अगर कोई लॉ पास करना है या कुछ भी पास करना है, ये काम लेजिस्लेटर काम करता है। बट एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, कि वो लोग परमिशन देते हैं, वैसा। मतलब उनके मैम ये मैम ओपिनियन के अलावा वो नहीं जाएगा, वैसा। बोलो। मैम मतलब मिनिस्टर्स का किसके ऊपर कंट्रोल नहीं है? मिनिस्टर्स है ना, किंग के ऊपर है ना।
तो किंग का कंट्रोल होता है मिनिस्टर्स पे। मतलब मैं मिनिस्टर किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता किसी को? नहीं 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 नहीं, वो लोग अलग बॉडी है, उनका खुद का अलग बॉडी है वैसे। मतलब मैम वो इसमें क्या करने के लिए मिनिस्टर बने? एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी अगर लॉ पास हुआ तो वो मिनिस्टर्स का मतलब दे हैड टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके यस करना है या नो करना है। वैसे ही किंग का भी होता है कि कोई भी लॉ काम तो ये लोग ही करेंगे, बट ऐसे हो जाएगा कि चलो किंग ने काम किया वैसे, समझा? हमारे उसमें भी वैसे ही होता है ना, वी हैव सर्टेन लॉज पास, तो वो लॉ के ऊपर पूरा काम अपना लेजिस्लेटिव बॉडी करता है, बट अपन को ऐसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने वो लॉ निकाला। वैसे तो एग्जीक्यूटिव मतलब इनके परमिशन के बिना वो काम होता नहीं है। वैसे परमिशन मतलब उनका ये ओपिनियन इज वैलिड वैसे। ओके मैम, सुनता हूँ। तो वीटो पावर, वही वीटो पावर मतलब कैसे कि किंग हेल्प करेगा काम करने के लिए वैसा। एंड फिर यहाँ पे ये जो एक्टिव सिटीजन है, अभी हम लोग ने देखा दे हैव राइट टू वोट, तो फिर वो लोग वोट करेंगे, और जुडिशरी मतलब जो जज रहेगा फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन मेजोरिटी में से आया है बाहर। वैसे तो ये जुडिशरी होता है वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के वोट्स को देखता है वैसा। तो ये पूरा सिस्टम था पॉलिटिकल, ये पूरा ये था पॉलिटिकल सिस्टम था पूरा नया। पहले क्या था, सिर्फ किंग था, किंग जो डिसाइड करता था वो बन जाता था। बट अभी नेशनल असेंबली ने जो फाइट किया उसके वजह से फिर ये पूरा सिस्टम बाहर आया कि किंग अकेला ऑर्डर नहीं दे सकता, उसको लेजिस्लेटिव मतलब नेशनल असेंबली और इलेक्टर्स का सुनना पड़ता था। इतना समझा? Yes, miss. ओके। मैम समझी। तो यहाँ पे हम लोग ने वही देखा, तो क्वालिफाई एन इलेक्टर वन हैज टू पे हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, के जितना टैक्स आप ज्यादा पे करोगे उतना ऊपर ऊपर आप जाते रहोगे वैसा। The Constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. Rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen and natural rights. फिर Constitution जो है उसने एक law बनाया, वो लॉ क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसमें क्या क्या राइट्स आ जाते हैं, जैसे आपका राइट टू लाइफ है कि अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आपको जीने का राइट है, तो ये सारे आपके नेचुरल राइट्स है। अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आपको बोलने का राइट है, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, तो ये सारे जो आपके राइट्स है ये सारे आपके नेचुरल राइट्स है, एंड ये दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, और इसको कोई आपके पास से छीन नहीं सकता। एंड ये किसका काम होता है? स्टेट का काम होता है ये ड्यूटी देखना कि ये सारे सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्टेड है। समझा? For now we will do this much only. So that is how we'll end the today's session. Now being the homework ma'am. part, ऐसे भी chapter हो गया, देखो ये सारा तो diagrams वो सब पूछते नहीं है, तो we have come to the end of the chapter. Second chapter हो गया है, ठीक है? Now next time we'll start with the नहीं third मैम, session. उसका और भी पार्ट्स है ना, अरे थर्ड मतलब पार्ट है, ये, अरे हाँ हाँ हाँ, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे वैसा बोल रही हूँ। फोर्थ पार्ट भी है। नाउ फॉर द होमवर्क थिंग, मैं आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था क्वेश्चन 6-7 थोड़ा बहुत जो भी है वो मैं दूंगी, दैट शुड बी सबमिटेड बाय 9 o'clock इन द होमवर्क ग्रुप, ठीक है? होमवर्क ग्रुप में वो होमवर्क 9 o'clock तक सबमिट हो जाना चाहिए। मेक श्योर बच्चा लोग आप जो होमवर्क लिख रहे हो ना वो खुद को समझ के लिख रहे हो। नाउ व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, सपोज कि एक्सप्लेन ये पूरा एक्सप्लेन द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये आपको खुद से आना चाहिए। दैट न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हम लोग ने देखा एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या था? दे आर द पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट। पैसिव में हम लोग ने देखा दे हैड नो राइट टू वोट। एक्टिव में कौन आता है? सो द वन हु कैन पे टैक्स। पैसिव में कौन आता है? वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ, वो सारे पैसिव में आते हैं। तो खुद से लिखो, समझा? कॉपी पेस्ट मत करना। Are you guys getting it? यस मैम। Both of you. Daksh. Yes, ma'am. Okay, पार्थ समझा क्या? हाँ क्या यस बोल मैम। रही?
ओके ओके ओके, सो नाउ यू गाइस कैन लीव। वैसे भी 1 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। तो होमवर्क आई विल सेंड इन द ग्रुप टिल 7:30। मेक श्योर यू सबमिटेड बाय 9। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, मेरे को मैसेज करो, पूछो, बट 9 o'clock तक होमवर्क सबमिट कर देना। एंड मेक श्योर जो आप होमवर्क लिख के सबमिट कर रहे हो वो आपको आता हो। मैं पूछूंगी नेक्स्ट टाइम, आपको आना चाहिए, समझा?